गुड मॉर्निंग सभी को। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। देखो अपन ने चैप्टर 8 तक अपन ने कर लिया था। चैप्टर 8 का नाम था षटक्रिया काल, अच्छे से समझ लिया था, उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब करेंगे चैप्टर 9 अध्याय 9 प्रकृति। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता ही है, एक 10 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर प्रकृति। अब प्रकृति से क्या समझते हो? टेम्परामेंट कैसा है व्यक्ति का, प्रकृति यानी टेम्परामेंट। इसका कैसा टेम्परामेंट है, इसको गुस्सा ज़्यादा आता है, शांत रहता है, अच्छा आदमी है, इसका गुण कैसे, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो इसके जो मतलब कि अपन बोलते हैं ना कि इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, अरे यार ये चिड़चिड़ा है व्यक्ति, इसको तो इसके छोड़ो, रे ये दोस्ती लायक नहीं है, इसको गुस्सा ज़्यादा आता है, अरे यार ये अच्छा, ये विनम्र व्यक्ति है। इसका टेम्परामेंट क्या मतलब, प्रकृति, ठीक है। समझ में आया टेम्परामेंट व्यक्ति के मतलब एक तरीके से उसका बिहेवियर कैसा है, उसके जो स्वभाव कैसा है, वो है प्रकृति। तो व्युत्पत्ति देखो, जैसे अपन ने वात पित्त कप की थी, व्युत्पत्ति निरुक्ति, इस तरीके से अपन स्किप करते हैं। प्रय उपसर्ग धातु, व्युत्पत्ति का मीनिंग क्या होता है, अपने मैंने खूब बताया कि इसका देखो व्यय उत्पत्ति, कि ये उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, कि प्रय उपसर्ग में क्रय धातु में प्रय उपसर्ग लगाओ, कितने प्रत्यय, तो प्रय तो उपसर्ग लगा, धातु क्या है क्रय, और कितने प्रत्यय, इस इन तीनों शब्दों को मिलकर क्या बना, प्रय करती। तो प्रय तो उपसर्ग हो गया, क्रय से क्रय धातु हो गया, कितने में से ती लग गया, तो प्रय करती। निरुक्ति क्या है, स्वभाव को ही प्रकृति कहा जाता है, ठीक है। ये किसने बोला कि स्वभाव को ही प्रकृति कहा जाता है, कि उसका टेम्परामेंट जैसा है ना उसी को प्रकृति बोल दिया जाता है। तो ये आचार्य चरक ने बोला कि स्वभाव को ही प्रकृति कहा जाता है। अगला है शरीर के स्वरूप को ही प्रकृति कहा जाता है। शरीर के स्वरूप को ये किसने बोला, ये अरुण दत्त की टीका में, अष्टांग हृदय की जो टीका की थी ना, अष्टांग हृदय की टीका अरुण दत्त ने, उसने लिखा कि शरीर के स्वरूप, जिस तरह का उसका शरीर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, उसी को प्रकृति बोला जाता है। कि मनुष्य के जन्म के समय शुक्र तथा शोणित के संयोग और आत्मा के प्रविष्ट होने के साथ ही प्रत्येक मनुष्य के शरीर में वात आदि, देखो यहाँ पे है वात आदि, ओनली वात नहीं है, वात आदि मतलब वात पित्त कफ, 200 में से एक की अधिकता रहती है, उससे उत्पन्न शरीर और मन की विशिष्टता को प्रकृति कहा जाता है। तो अपन जब प्रकृति का निर्माण करेंगे, जब फॉर्मेशन वाला टॉपिक स्टडी करेंगे प्रकृति का निर्माण कैसे, उसमें एक श्लोक आता है, जैसे कि ये श्लोक आएगा कि शुक्र श्रोणित संयोग यो भवेद दोष उत्कृष्ट प्रकृति जायतेन तस्या में लक्षणम श्रृणु। तो ये श्लोक में क्या आता है, इसमें यही बताया कि मनुष्य के जन्म के समय, अब ये जन्म की बात हुई है, तो जन्म से पहले ही प्रकृति डिसाइड हो जाती है कि शुक्र तथा शोणित के संयोग, मतलब जब जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और उसमें जब आत्मा प्रविष्ट होती है, युग्मनज और मतलब शुक्र और शोणित, शुक्र क्या होता है, पिता से प्राप्त होता है, शोणित क्या होता है, माता से प्राप्त होता है, ठीक है, शोणित मतलब अंडाणु। तो शुक्र तथा शोणित के संयोग और आत्मा के प्रविष्ट होने के साथ ही प्रत्येक मनुष्य के शरीर में वात आदि दोषों में से एक की अधिकता रहती है। तो कौन सा दोष उसमें डोमिनेंट है, वात डोमिनेंट है, पित्त डोमिनेंट है, कब डोमिनेंट है, उन दोनों के संयोग के समय तय, तो उसके अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है। जो डोमिनेंट होगा, जो अधिक होगा, उनमें से अधिकता रहती है, उससे उत्पन्न शरीर और मन की विशिष्टता को, तो उसकी जो डोमिनेंट है उससे उत्पन्न शरीर और मन की विशेषता और उसी के अनुसार उसका मन बनेगा, उसी के अनुसार उसकी सोच बनेगी, उसी के अनुसार उसकी थिंकिंग बनेगी, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकृति। मतलब टेम्परामेंट कैसा बनेगा व्यक्ति का, स्वभाव कैसा बनेगा, उसके विचार कैसे बनेंगे, वही क्या है, प्रकृति है। यहाँ पे एक लाइन दी है कि 10वीं परीक्षा के अंतर्गत प्रकृति का निर्माण का वर्णन किया गया। ये 10वीं परीक्षा, अब ये 10वीं परीक्षा कब पढ़ोगे आप, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे चरक संहिता में। तो ये 10वीं परीक्षा में आता क्या क्या है, प्रकृति, विकृति, सार, संयन, प्रमाण, सात्यम, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, व्यय, व्यय यानी उम्र। तो ये जो 10 है ना, इससे क्या है, व्यक्ति के एक तरीके से आपको जानने को मौका मिलता है। तो 10वीं परीक्षा के अंतर्गत आप जब कोई पेशेंट आता है तो उसकी 10वीं परीक्षा करते हैं, रोगी की 10वीं परीक्षा की, रोगी कैसा है, उसकी प्रकृति कैसे है, कि आप जब आप डॉक्टर बन जाओगे, जब आप फाइनल या थर्ड ईयर में आ जाओगे, तो उसकी ट्रीटमेंट से ले हिस्ट्री लेते हो, किसी भी रोगी की हिस्ट्री लेते हो, तो उससे पूछते हो कि भाई प्रकृति कैसी है तुम्हारी, तुमको गुस्सा आता है, वो पूछे डॉक्टर साहब नहीं आता है, तो उससे बार बार क्वेश्चन पूछो, तो अगर चिड़चिड़ा हो जाता है तो मतलब उसका टेम्परामेंट थोड़ा जल्दी बिगड़ने वाला है। अगर उसने आप अच्छे से हंस के बात कर रहा है, अच्छे से उसका बिहेवियर अच्छा है, तो प्रकृति उसकी क्या है, कफज एक तरीके से। विकृति कैसे, डिजीज एक तरीके से। सहार कैसा है उसका, मतलब बल कैसा है, अच्छा है, मतलब बोलते हैं ना कि अगर सेकंड में पढ़ेंगे, सेकंड फिजियोलॉजी में, कि त्वक सार है, रक्त सार है, मांस सार है, मेद सार है, अस्थि सार है, मज्जा सार है। सार का मतलब है कि कौन सा दोष उसमें डोमिनेंट है पूरी बॉडी में, ठीक है। संघन कैसा है, एक तरीके से कि हाँ उसका
कदकाठी कैसी, प्रमाण कैसा है कि 24 अंगुल की है उसकी, मतलब एक तरीके से लंबाई छोटी है बड़ी है, ठीक है। सात्यम्य कैसा है उसका, सात्यम्य एक तरीके से सहन करने की शक्ति। सत्व कैसा है, राजसिक है, तामसिक, सोच कैसे, थिंकिंग। आहार शक्ति कैसी, कैसा भोजन खाते हो, कितना पचा पा सकते हो। व्यायाम शक्ति कैसे, कितना व्यायाम करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। वह उम्र क्या है। तो ये इससे क्या है कि रोगी की अपन को जानने को मिलता है। तो इसमें बताया कि अंतर्गत प्रकृति निर्माण का वर्णन। तो प्रकृति, जब आप चरक संहिता में पढ़ोगे तो उसमें प्रकृति निर्माण का वर्णन आता है कि प्रकृति कैसे बनती है व्यक्ति की। तो मैंने बता दिया शुक्र और शोणित के मिलने के समय जो दोष डोमिनेंट रहता है, जैसे शुक्राणु में जो स्पर्म है जो अपने पिता से प्राप्त होता है उसमें मान लो कि वात ज़्यादा डोमिनेंट है या कफ ज़्यादा डोमिनेंट है। इधर को अंडाणु माता से प्राप्त हुआ उसमें मान लो पित्त डोमिनेंट है। तो इन तीनों दोषों में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा ना उस समय, वैसी उस व्यक्ति की प्रकृति बन जाएगी। कहने का मतलब है कि अपन अपने जो गुण है ना, अपना टेम्परामेंट है अपने माता पिता से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें अलग अलग चीज़ें फैक्टर करती हैं। माता का आहार कैसा था, विहार कैसा था, अपन पढ़ेंगे कि प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक। तो बहुत से कभी कभी क्या होता है कि माता पिता के जो अपन को डोमिनेंट मिलती है, लेकिन अपन उसको स्वभाव में चेंज हो जाता है कि यार अपन बोलते हैं ना इसके पिताजी तो ऐसे नहीं थे, पता नहीं ये नालायक कैसा पैदा हो गया ऐसा, इसके पिताजी तो बड़े अच्छे थे लेकिन पता नहीं ये कैसा। तो टेम्परामेंट मतलब उसका जो प्रभावित करने वाले कारक, कभी कभी वो भारी फैक्टर ना वो ज़्यादा काम कर जाते हैं। तो वो भी अपन पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था ना तो बहुत मज़ा आया था मुझे। तो टेम्परामेंट को समझने में बहुत मज़ा आता है। कभी कभी बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो अपन उसको दोष नहीं दे सकते क्योंकि इसको आनुवंशिक जेनेटिक नहीं मिला है अपनी मम्मी पापाओं से, उसकी फैमिली में डिफेक्टिव है। तो मैं उसको ऐसे सोच के माफ़ कर देता हूँ, ठीक है, कि डिफेक्टिव है, इसका फैमिली में डिफेक्टिव है, क्योंकि टेम्परामेंट ही ऐसा है उसका, क्योंकि उसको मिला ही ऐसा है उसके जीवन में। उसकी गलती नहीं है, उसकी फैमिली की गलती है। क्योंकि इवन उसका टेम्परा और उसकी फैमिली की गलती नहीं, उसके पूर्वजों की गलती है। तो इवन टेम्परामेंट कैसा है, लेकिन आप चाहो तो उसको बदल सकते हो। बाहरी फैक्टर भी होते हैं, ठीक है, उसके भी रीजन्स होते हैं। इस चैप्टर को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपन पढ़ेंगे तो समझ में आया। 10वीं परीक्षा के अंदर प्रकृति निर्माण कभी कभी 2 नंबर में आ जाते हैं कि 10वीं परीक्षा लिखिए, तो आपको ये सारे 10 के नाम लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे टाइप्स देखो। प्रकृति 3 प्रकार की बताइए, देही प्रकृति, मानस प्रकृति और भौतिक प्रकृति। देही प्रकृति 7 प्रकार की होती है, मानस प्रकृति 3 प्रकार की होती है और भौतिक प्रकृति 5 प्रकार की होती है। अब अपन एक एक जो प्रकृति है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले देह प्रकृति पढ़ेंगे, फिर भौतिक प्रकृति पढ़ेंगे, लास्ट में मानस प्रकृति स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आ गया प्रकृति का निर्माण, फिर है देह प्रकृति। अब देखो प्रकृति निर्माण में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति। तो यहां पे लिखा हुआ है कि शुक्र शोणित संयोग योग भवेद दोष उत्कृष्ट प्रकृति जायते तेन तस्या में लक्षणम शृणु। सुश्रुत शारीर का श्लोक है। बस ये तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आचार्य सुश्रुत ने श्लोक दिया है, बाकी ये कहाँ से है कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि कोई याद नहीं कर पाता। तो शुक्र शोणित संयोग योग विभेद दोष उत्कृष्ट, कि शुक्र शोणित संयोग है, शुक्र यानी स्पर्म, शोणित यानी अंडाणु जो माता से प्राप्त होता है, कि संयोग इन दोनों के मिलने के समय यो भवेद दोष उत्कृष्ट, जो दोष डोमिनेंट होता है, उत्कृष्ट होता है, प्रकृति जायत तेन तस्या में लक्षणम श्रृणु, कि शुक्र और आर्तव का संयोग इसमें जो दोष प्रबल होता है उससे प्रकृति का निर्माण होता है। प्रकृति जायत तेन तस्या ये लक्षण, और उसी के अनुसार उसमें लक्षण प्रकृत होते हैं। ये सुश्रुत के अनुसार है। अब है देह प्रकृति। मैंने अच्छे से बता दिया भाई, जो दोष डोमिनेंट रहता है उसके अनुसार प्रकृति बन जाती है। तो देह प्रकृति कितनी होती है, 7। अपन ने पढ़ा ना भी 28 में हुई 7 प्रकृति होती है। तो देखो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, उसके अनुसार इनके जो जोड़े बनाते हैं तो 7 जोड़े बन सकते हैं। एक तो वात का बन सकता है, ओनली वात। दूसरा पित्त, भाई ओनली वात डोमिनेंट है। दूसरा है पित्त, ओनली पित्त डोमिनेंट है। तीसरा कफ, ओनली कफ डोमिनेंट है, ठीक है। चौथा है वात पित्त, मतलब 2 दोष डोमिनेंट हो गए। फिर 5वां है पित्त कफ प्रकृति, छठा है वात कफ प्रकृति, मतलब 3-3 2-2 के 3 जोड़े बन गए ना। और 7वां है वात पित्त कफ में तीनों दोष समान है, कि ऐसा संयोग बना कि शुक्र और शोणित में कि तीनों दोष बराबर के डोमिनेंट है, 33% आराम से डोमिनेंट है, तो उसको सम प्रकृति। तो इस तरीके से 7 जोड़े बन गए, 7 देह प्रकृति बन गई। तो देह यानी बॉडी यानी शरीर, तो शरीर प्रकृति अपनी 7 बन गई, मतलब शारीरिक प्रकृति अपनी 7 बन गई। 200 के अनुसार कितनी बन गई, 7। सिंगल, द्वंद्वज और त्रिदोषज, ठीक है। इस प्रकार 7 देह प्रकृतियां कही गई हैं। इनमें सम धातु प्रकृति श्रेष्ठ, अर्थात मतलब सम धातु मतलब वात पित्त का जो तीनों दोष डोमिनेंट है ना, वो श्रेष्ठ है, बेस्ट है, उत्तम है, तथा त्रिदोष प्रकृति श्रेष्ठ, अर्थात त्रिदोष प्रकृति श्रेष्ठ एवं द्विदोष प्रकृतियां निंदनीय मानी है। और जो 2 है ना, पित्त वात का, वात पित्त प्रकृति, ये मतलब 2 दोषों के संयोग से बनी, निंदनीय, निंदा करने योग। वो बोलते ना कि ना इधर का ना उधर का, बीच का रह गया रे, वो निंदा करने योग्य है। और वात प्रकृति सबसे कम जो मतलब हीन मानी है,
बहुत बुरी होती है, व्यक्ति हमेशा दुखीदायी रहता है। पित्त प्रकृति मध्यम होती है और कफ प्रकृति उत्तम श्रेष्ठ कही गई है, उत्तम मानी गई है। तो सबसे बेस्ट कौन है? वात पित्त कफ प्रकृति, जो तीनों दोषों के समान है वो सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद में कौन सी है? कफ वाली, उत्तम। उसके बाद में पित्त क्या है? मध्यम। फिर क्या है? हीन और निंदनीय, तो लास्ट में निंदा करने योग, तो द्वंद्व वाली निंदनीय वाली है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो सबसे बेस्ट कौन सी है? या तो त्रिदोषों से होनी चाहिए, वात पित्त कफ तीनों दोषों के समान होने वाली, या ओनली कफ वाली होनी चाहिए। ये दो ऐसी प्रकृतियां हैं जो आदमी को, व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती हैं, महान बनाती हैं, ऊंचा बनाती हैं। मेरी प्रकृति की बात करूँ तो मेरी प्रकृति है, एक्चुअली मेरी प्रकृति बात करूँ तो मैं वात कफ प्रकृति है, ठीक है। वात कफ प्रकृति मेरी है, क्योंकि मेरे लक्षण ऐसे हैं कि वात कफ वाली, मतलब निंदा में आती है, लेकिन एक्चुअली में मेरी प्रकृति ऐसी है, वात और कफ वाली। अब इसमें कभी तो कफ डोमिनेंट हो जाता है, कभी वात डोमिनेंट हो जाता है। पित्त वाला मेरे में कोई लक्षण नहीं है, सीधी बात बोलो। कभी कभी आ जाता है पित्त वाला, लेकिन उत्साही मैं बहुत ज़्यादा हूँ, और कभी कभी आलसी भी मैं बन जाता हूँ। तो एक तरीके से वात कफ प्रकृति में इसको मैं मेरी मान सकता हूँ, या ठीक है, वात कफ प्रकृति या कफ वात कैसे ही बोल सकते हो। तो ये मेरी प्रकृति है। आई थिंक मैंने अब तक जो मेरा परीक्षण किया उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। इनमें सम धातु प्रकृति श्रेष्ठ, अतः ये मैंने अपन कर लिया। ये सब प्रकृतियां उसी प्रकार होती हैं जैसे सर्प आदि विषैले प्राणियों की प्रकृति जनक एवं जननी के विषय प्रभाव से होती हैं। देखो इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ये सब प्रकृतियां उसी प्रकार से होती हैं जैसे सर्प आदि विषैले प्राणियों की प्रकृति जनक, मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं, और मतलब मदर्स के, जननी के विष के प्रभाव से होती हैं। कहने का मीनिंग ये है कि बोलते हैं कि सांप के बच्चे विषैले ही पैदा होंगे, उनके मुंह से हमेशा अमृत नहीं निकलेगा। इसी तरीके से जैसे आपके मम्मी पापा होंगे, उनके से प्राप्त होंगे लक्षण, वैसे ही आप बनोगे, ठीक है। ये सब प्रकृति उसी प्रकार से जैसे सर्प आदि विषैले प्राणी की प्रकृति जनक एवं जननी के विष के प्रभाव से होती। कहने का मतलब है कि जिसका जैसा गुण उसको मिलेंगे वो वैसा ही पैदा होगा। स्नेक से स्नेक ही पैदा होंगे, जहरीले ही पैदा होंगे, ना कि कोई अच्छे ही पैदा हो जाएंगे। इसी तरीके से जैसा टेम्परामेंट आपकी फैमिली का, आपके परिवार का, आपके मम्मी पापा का है, वैसे टेम्परामेंट आपका होगा, ठीक है। समदोष प्रकृति वाले हमेशा स्वस्थ रहते हैं, कि जो समदोष है ना, वात पित्त कफ, जो तीनों दोष समान है, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और वातल प्रकृति वाले हमेशा उस दोष की अधिकता के कारण, यहाँ पे लिखा है कि वातल प्रकृति वाले हमेशा उस दोष के अधिक कारण रोगी रहते हैं। कहने का मीनिंग है कि जो वात पित्त कफ तीन दोष है ना, वात पित्त कफ, कि वात वाला व्यक्ति वात से पीड़ित रहेगा, पित्त वाला व्यक्ति पित्त से पीड़ित रहेगा, कफ वाला व्यक्ति कफ से पीड़ित रहेगा। कि वात प्रकृति वाले हमेशा उस दोष के अधिकता के कारण रोगी रहते हैं। वात पित्त कफ प्रधान प्रकृतियां जन्म से ही उस शरीर में रहने के कारण इसे मनुष्य की देही प्रकृति कहा जाता है। तो ये बोला कि वात पित्त कफ प्रधान, ये इनमें से तीनों दोष हैं, वात पित्त कफ दोष हैं तीन, तो इनके जन्म से ही साथ में, जैसे ही युग्मनज बना, जैसे ही जाइगोट बना, उसी समय से ये साथ में जन्म से ही शरीर में बने रहने के कारण उसे मनुष्य की देह प्रकृति कहा जाता है, ठीक है। तो देह प्रकृति समझ में आ गई। अब यहाँ पे बोला कि अधिकतर कारण रोगी रहते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा रहते हैं। किसी व्यक्ति की वातज प्रकृति है, किसी की पित्तज प्रकृति है, किसी की कफज प्रकृति है। तो कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति रोगी रहेगा नहीं। जैसे किसी व्यक्ति की वातज प्रकृति है, तो अगर वो वातज वाले गुण खाएगा पिएगा ज्यादा, तो तुरंत उसको रोग हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही वात है, लेकिन उसने ज्यादा और मात्रा में सेवन कर लिया तो तुरंत रोग हो जाएगा। इस किसी तरह से पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है, उसको पित्तज वाला है, उसने उष्णता स्टार्ट की, सिंपल सी बात है। तो पित्त तो पहले से था बॉडी में, उसका स्वाभाविक टेम्परामेंट है उष्ण, गर्म है, और भी उष्ण वाले पदार्थों को खा रहा टेम्परामेंट, तो तुरंत ही वो व्यक्ति की रोग पैदा हो जाएंगे। इसी तरीके से कफज है, किसी का मतलब जल वाला व्यक्ति है, तो जल अनुप मांस खा रहा है, ठीक है, आलगसी कर रहा है, पहले से उसके अंदर कफ बढ़ा हुआ, थोड़ा सा कफ बढ़ेगा तो तुरंत रोग पैदा हो जाएगा, इसलिए इनको रोगी बताया गया है। तो ये जन्म से शरीर में रहती है, शुरू से साथ में रहती है, इसलिए इन्हें देह प्रकृति बोला गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि। तो प्रकृति के अनुसार कि भाई कौन सी व्यक्ति की कौन सी अग्नि रहेगी वो बताई गई है यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, समवात पित्त कफ, मतलब सम प्रकृति, जिसमें तीनों दोष समान है वाले मनुष्य की अग्नि को स्वभाव को सम कहते हैं, मतलब नॉर्मल रहती है, जितना खाना खाओगे आराम से पच जाएगा, कोई डिफेक्टिव पैदा नहीं होगा, नॉर्मल सिचुएशन रहेगी। विषम अग्नि किसमें रहते हैं? वात प्रधान पुरुषों की अग्नि विषम होती है। जो वातज प्रकृति वाले व्यक्ति है ना, उनकी अग्नि विषम होती है, कभी तो तीक्ष्ण हो जाएगी, कभी मंद। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कभी तो खाना तुरंत पच जाएगा, कभी पचेगा ही नहीं। तो विषम कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, कभी तीक्ष्ण कभी मंद, उसको बोलते हैं विषम। तीक्ष्ण अग्नि, पित्त प्रकृति वाले मनुष्य की अग्नि तीक्ष्ण होती है, क्योंकि उष्ण होते हैं, उसमें उसका गुण ही उष्ण है, खाने को बनाए मतलब पचाने का तुरंत काम करेगी, तो उसकी अग्नि तीक्ष्ण होती है। इसी तरीके से मंद अग्नि देखो, कफ प्रकृति वाले पुरुषों की अग्नि मंद होती है। तो अब देखो मंद अग्नि, अब कफ किसी के अंदर में श्लेष्मा ज्यादा है,
मतलब स्निग्ध पदार्थ ज़्यादा हैं तो अग्नि तो मंद होगी ना, तो मंद किसकी रहती है, कप प्रकृति वाले पुरुषों की अग्नि मंद होती है। अब देखो स्वभाव से ही जिस प्रकार से विष उत्पन्न हुआ, कीड़ा विष से नहीं मरता, मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार देह प्रकृति मनुष्य को विशेष वादा विकृति देने में समर्थ नहीं होती। अर्थात प्रकृतियां जन्म से ही शरीर में बनी रहती है, यद्यपि प्रकृतियां दोष स्वयं शरीर में उतना प्रभावकारी पीड़ा नहीं पहुंचाते। अब ये इसका एक मीनिंग बताया कि भाई किसी की जैसे विष, कीड़ा विष से नहीं मरता, उसके अंदर जहर है लेकिन वो जहर से मरता थोड़ी है, सर्वाइव करता है ना। तो बोलता है कि प्रकृति के अंदर दोष ज्यादा है, उस व्यक्ति के अंदर जैसे वातल प्रकृति है तो वात दोष ज्यादा है, पित्त प्रकृति है तो पित्त दोष ज्यादा है, कफ प्रकृति तो कफ दोष ज्यादा है। इसका मीनिंग ये नहीं कि वो वात रोगी रहेगा, पित्त रोगी रहेगा, कफ रोगी रहेगा, नहीं। कीड़ा कब मरता है कि उसी के विष के प्रभाव में कब आएगा, जब वो अपनी जगह से, ठीक है, या फिर मतलब उसको किसी ने बाहर से दिया हो, मतलब किसी ने उसी का जहर निकाल के बाहर से उसको डंक मार दिया हो, ठीक है, वो कीड़ा मर जाएगा खुद के जहर से। इसी तरीके से यहाँ पे वात पित्त कपज में उसके अंदर वात प्रकृति है, वात है, उसके अंदर पित्त प्रकृति, उसके अंदर पित्त है, उसके अंदर कपज प्रकृति, कपज है, लेकिन बाहर से वो ज्यादा वात खाएगा, ज्यादा वात का सेवन करेगा, बाहर से ज्यादा पित्त का सेवन करेगा, बाहर से ज्यादा कफ का सेवन करेगा, तो ही रोग पैदा करेंगे, नहीं तो अदरवाइज वो कोई रोग पैदा नहीं करते, साम्य रहता है, सामान्य जीवन जीते। कहने का मतलब यह है कि जो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है उसको पित्त प्रधान द्रव्यों से दूर रहना चाहिए, जो वात प्रकृति वाला व्यक्ति है उसको वात प्रधान द्रव्यों से दूर रहना चाहिए, जो कफ प्रकृति वाला व्यक्ति है वो कफ प्रदान वाले व्यक्तियों मतलब साधनों से, वो वस्तुएं खाने की उनसे दूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई देह प्रकृति। अब देह प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक, अब मैंने बताया ना कि आपको माता पिता से जो मिला अच्छी बात है, लेकिन इसको इफेक्ट डालने वाले, इसका प्रभाव डालने वाले भी कारण है। अगर आपके माता पिता अच्छे हैं तो आपके गुणों को उनको ऐसे कैसे धारण रखिए, कंटिन्यूटी रखिए। आपके माता पिता कुछ मान लो गलत प्राप्त हो गया आपको, आप नहीं चाहते कि यार मेरे पापा में ये गुण था, मुझे नहीं चाहिए था, आप उसको चेंज कर सकते हो, आपका टेम्परामेंट चेंज कर सकते हो, क्योंकि इफेक्ट पड़ता है। देह प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक है, इफेक्ट डालने वाले कारक हैं यहाँ पे। तो देह प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक में क्या है, तो ध्यान से देखते हैं। आई थिंक अगली वीडियो में करें कहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो सकता है, रिकॉर्डिंग बंद हो सकती है, तो मैं चलो अलग अलग कर लेता हूँ, नहीं तो 17 मिनट की मिनट बेकार हो जाएगी, पहले कई बार हो चुका है। तो देह प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।